नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। 2024 के आम चुनाव में अभी करीब 1.25 साल बाकी हैं, लेकिन आम चुनावों के लिए बिसात पहले से पिसने लगी। इस साल 9 राज्यों में जो भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं या होने वाले हैं, वहां पर पार्टी अपना चुनाव प्रचार जो है वो विधानसभा चुनावों के साथ साथ 2024 के आम चुनावों को ध्यान में रखकर भी कर रही है। यही वजह है कि सभी पार्टियों के बड़े नेता इस साल के विधानसभा चुनाव को हल्के में नहीं ले रहे। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 16 जनवरी को हो चुका है, जबकि मेघालय और नागालैंड के लिए 27 फरवरी को एक साथ मतदान होना। इन चुनावों में प्रचार के लिए किसी भी पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। नागालैंड में प्रचार के लिए आज खुद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे। यहां की रैली में खड़गे ने एक बड़ा दावा किया। वो दावा क्या था? वो दावा यह था कि 2024 में विपक्ष का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ देगा और कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनेगी 2024 में। क्या बोला मल्लिकार्जुन खड़गे ने? आइए पहले वो सुनते हैं। In 2024, the alliance government will come in center. Congress will lead. We are talking with other parties because otherwise the democracy and constitution will go. For with every party, now and then, we are calling, we are talking, we are sharing our views. How to win 2024. Therefore, the BJP will not get majority. Some people say they will not get majority. All other parties together, of course Congress will lead. We will get the majority. We will follow the constitution. We will follow the democracy. तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर चर्चा तेज हो गई। वैसे इससे पहले राहुल गांधी भी ये कह चुके हैं कि अपनी भारत जोड़ो यात्रा में ही उन्होंने कहा, और उन्होंने ये बोला कि हमने देखा कि बीजेपी के खिलाफ अंडर करंट बह रही है। आइए सुनते हैं। If the opposition stands effectively with a vision, what I am hearing from the ground, what I am seeing from the ground, it will become very difficult for the BJP to win the election. But the opposition has to coordinate properly, and the opposition has to go to the people of India with a vision, with an alternative vision to the BJP, not just go to the people of India. अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या विपक्ष की बाकी सभी पार्टियां कांग्रेस की अगुवाई में साथ आने के लिए तैयार होंगी? क्योंकि पिछले 9 साल से यही एक मुद्दा है जिसका जवाब नहीं मिल पा रहा। विपक्षी एकता की तो बात खूब है। अभी तक जिन भी नेताओं ने विपक्षी एकता की कोशिश की है, वो इसमें खास कामयाब नहीं दिखी। इक्का दुक्का अगर आप छोड़ दें, जैसे 2015 महागठबंधन की जो शुरुआत हुई थी बिहार, कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने को भी सभी क्षेत्रीय पार्टियां अभी तैयार नहीं हैं। हालांकि चाहती हैं कि कांग्रेस साथ आए ताकि बीजेपी को हराया जा सके। आइए सुनते हैं 2 ऐसे बयान, एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का और दूसरा हम बयान सुनेंगे केसीआर, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उनका। ये जिस दिन फैसला कर दीजिएगा और उसी दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे, तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा, जो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार करेंगे। अगर मेरा सुझाव को अगर मान लीजिएगा, कहीं 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। अब आपको याद होगा कि वो केसीआर का मैंने यहाँ रेफरेंस इसलिए दिया क्योंकि के चंद्रशेखर राव और नीतीश कुमार की मौजूदगी में जब 2024 के चेहरे की बात हो रही थी, तो आपको याद है बिहार में चलिए ना बैठिए ना, चलिए ना बैठिए ना, ये सब चल रहा था। तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट वहाँ पर भी। ऐसा मत सोचिए कि विपक्षी एकता में कांग्रेस के अलावा बाकी सब लोग एक साथ हैं, वहाँ पर भी बड़ी दिक्कत है। कांग्रेस को लेकर के ही वो सवाल पूछा गया था, उसमें वो दिक्कत हमेशा रहती। अगर विपक्ष एकजुट होता है तो पेंच कहां फंसेगा? पेंच फंसेगा इस बात पर कि विपक्ष के गठबंधन का नेतृत्व
कौन करेगा? जेडीयू जो है, जनता दल यूनाइटेड, क्षेत्रीय पार्टियों के मोर्चे की याद दिला रही है कि ये एक मोर्चा होना चाहिए और ये कह रही है कि नेतृत्व के सवाल पर बात करने का समय अभी नहीं। कांग्रेस बीजेपी से अलग मोर्चे की कवायद भी चल रही है, जैसे कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, ये सब इस मुहिम में जुटे हुए हैं कि किस तरीके से नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी एक कुछ फॉर्मेशन बनाया जाए। लेकिन इसका क्या हश्र हुआ है इतिहास में थर्ड फ्रंट का, वो तो हम सब जानते ही हैं। ऐसे में ये कितना कारगर सिद्ध होगा ये भी नहीं मालूम। इस मुहिम में ये लोग सब शामिल हैं और विजयवाड़ा में एक रैली की तैयारी में ये सब लोग जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री कौन होगा, लीड कौन करेगा, ये सवाल अभी तय नहीं हुआ है। ये सवाल तय हो जाता बहुत अच्छी बात है। इन शरद पवार के बगैर, नवीन पटनायक के बगैर, ममता बनर्जी के बगैर, अखिलेश यादव के बगैर, प्रकाश सिंह बादल के बगैर, केसीआर के बगैर, वाईएसआर के बगैर कैसी विपक्षी एकता बनेगी उसके बारे में हमारे, और केजरीवाल जी के बगैर कैसी विपक्षी एकता बनेगी उसके बारे में हमारा शक है। अभी नेतृत्व के सवाल पर वक्तव्य ना दिए जाएं तो ये विपक्षी एकता के लिए बेहतर है। To decide now. गठबंधन की सरकार में नेतृत्व कौन करेगा, इसका फैसला अभी करना जल्दबाजी होगी। ये बाद की बात है। बीजेपी को हराने के बाद इसकी चर्चा होनी चाहिए। अब कई विपक्षी दल अभी नेतृत्व से ज्यादा इस मुद्दे पर जोर देना चाहते हैं कि एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर ध्यान दिया जाए। आप इस चीज पर फोकस मत कीजिए कि मोदी वर्सेस हु, मोदी के सामने किसका चेहरा। देखिए, कांग्रेस की तरफ से आप बात करें वो कहेंगे जाहिर सी बात है बट ऑब्वियस राहुल गांधी। फिर आप किसी और क्षेत्रीय दल से बात करेंगे वो भी बोलेंगे बट ऑब्वियस। लेकिन बहुत सारे ऐसे दल हैं जो कि चाहते हैं कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने। चेहरे की बात छोड़िए, क्योंकि चेहरे की बात 9 साल से चेहरे पे ही आके अटक जाती है। उधर विपक्ष की एकता की कवायद से अलग भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि उसके सामने 2024 में कोई चुनौती है ही नहीं। 2024 को लेकर आप समझते हैं, क्या आप ऑलरेडी एक एजेंडा लेकर चल रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन के लिए क्या मुद्दा होगा, बीजेपी के लिए क्या मैसेजिंग होगा? देश का विकास, सुरक्षित देश से अर्थतंत्र को विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला अर्थतंत्र बनाना, भारत का गौरव समग्र विश्व के अंदर पहुंचाने का प्रयास और सफलतापूर्वक इसकी स्वीकृति आई है, और देश के 60 करोड़ गरीब लोगों के जीवन स्तर को उठाने का 8 साल के अल्पकाल के अंदर जो प्रयास किया और हम उठाने में सफल भी हुए हैं। और ढेर सारी सिद्धियां, रेलवे में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई नीति बनकर आज हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी लीडर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ड्रोन की पॉलिसी बनकर ड्रोन के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। खदानों के क्षेत्र में भी बहुत सारी पॉलिसी हमने तय की है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, मेक इन इंडिया को सफल बनाने के लिए, भारत समग्र विश्व में उत्पादन का हब बने, इसके लिए ढेर सारी नीतियां बनाकर इनमें सफलतापूर्वक प्रयास किया है। भारत की डिफेंस के क्षेत्र में विदेश पर की निर्भरता को 30% ये 8 साल के अंदर कम करना, मैं मानता हूं बहुत बड़ी सिद्धि है। वामपंथी उग्रवाद लगभग समाप्ति के आरे पर है। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद पर पूर्णतया हमारी एजेंसियों का कंट्रोल है, वर्चस्व है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर पूरा एक प्रकार से जो उग्रवादी ग्रुप थे, इसके अंदर बहुत सारा समाधान कर हमने धीरे धीरे कर 8,000 से ज्यादा उग्रवादी ग्रुपों के लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने में सफलता हुई। नॉर्थ ईस्ट पहली बार विकास का अनुभव कर रहा है। मैं तो अभी त्रिपुरा में घूम रहा हूं। आज भी एक मैं बहुत गरीब घर के अंदर भोजन करने के लिए गया था। उसने उसका टॉयलेट भी बताया, गैस का सिलेंडर भी बताया, घर में बिजली भी बताई और नल से आता हुआ पानी भी बताया और आयुष्मान भारत का कार्ड भी बताया। ये लाभार्थी स्कीम
तो ये गरीब के घर में पहुंचा है सारा। और बाहरी धान का बड़ा प्लास्टिक का बोरा भरा पड़ा था। मैंने कहा माई क्या करोगी, धान को धीरे धीरे यूज करोगी कि ना, अब तो फ्री चावल मिलता है, इसको हम बेच लेंगे। सरकार धान खरीदती भी है, भाजपा की सरकार, इसको हम बेच देंगे और हमारा खाने का अनाज तो चावल तो मोदी जी भेज रहे हैं। उससे फिर तेल और सब्जियां खरीदेंगे। इससे तेल सब्जियां बाकी जीवन जरूरियात की चीजें उसके जीवन को वो अपग्रेड करेंगे। इसके घर में लगभग मैंने ऐसा पूछा नहीं, पर प्लास्टर वाले घर की चमक थी, अभी कलर भी नहीं लगा था, घर में प्लास्टर हो चुका है, इसको गौरव था। जी तो ये परिवर्तन जो है, मैं मानता हूं कि 2024 में कहीं कोई स्पर्धा नहीं है, देश एक तरफा मोदी जी के साथ आगे बढ़ रहा है। अब पक्ष विपक्ष के नेताओं के ये दावे जमीन पर कितने ठहरेंगे, ये पता लगने में अभी समय है। वो रिजल्ट आएगा, सब पता चल जाएगा। लेकिन आंकड़े आज की स्थिति में जो बयान कर रहे हैं वो हम एक एक करके आपको दिखाते हैं। और इसके लिए आइए लाते हैं स्क्रीन पर भारत का नक्शा, और इस नक्शे में आपको सबसे पहले बताते हैं कि कौन सी पार्टी कहां है। जरा फुल फ्रेम जाते हैं इस पे। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, ये अगर आप गाढ़ा रंग देखें केसरी, तो ये वो जगह है जहां बीजेपी की पूर्ण बहुमत है। उसके बाद एनडीए की सरकार जहां जहां है, जहां बीजेपी 50% से ज्यादा सीटों पर है, वो थोड़ा सा हल्का रंग आप देखेंगे ऑरेंज का। फिर एनडीए में बीजेपी 50% से कम कहां कहां है, वो रंग भी आप देख लीजिए, वो हल्का सा येलो आपको दिख रहा होगा, जैसे कि महाराष्ट्र। यही चीज हम कांग्रेस में दिखा दें, पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार सुर्ख लाल में आपको दिखाई दे रही है। यूपीए की सरकार जहां जहां है वो आप देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर यूपीए की सरकार है जहां कांग्रेस 50% से ज्यादा है, वो थोड़ा हल्का ब्लू में, और एकदम लाइट ब्लू में जैसे कि झारखंड में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 50% से कम सीटों पर है और यूपीए के गठबंधन में है। तो ये पूरा भारत का नक्शा, और फिर उसके बाद अन्य सरकारें हैं अलग अलग राज्यों में। तो ये तो हो गया भारत का एक नक्शा। अब आइए आपको एक और नक्शा दिखाएं कि बीजेपी और एनडीए शासित राज्य अपने आप को कहां पाते हैं। बीजेपी का नक्शा, उस पर जरा फोकस करेंगे, फिर चलते हैं फुल पे। तो आप देख सकते हैं ये पूर्ण बहुमत की जो गाढ़े रंग में आपको सरकारें बीजेपी की दिखाई दे रही हैं, वो है कर्नाटक में, उत्तराखंड में। उसके बाद एनडीए की सरकारें जहां पर बीजेपी थोड़ा प्रमुख रूप से है, तो वो आपको दिखाई देगा मध्य प्रदेश में, आपको दिखेगा पूर्वोत्तर में, महाराष्ट्र में, क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ सरकार अभी अभी बनी है, तो वो थोड़ा हल्के येलो रंग में हम यहाँ पर प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं इस नक्शे में। अब कांग्रेस का आइसोलेटेड नक्शा लेते हैं, जो हमने आपको ओवरऑल दिखाया था वो ब्रेकअप करके दिखा रहे हैं। कांग्रेस और यूपीए शासित राज्य में भी आपको ये चीज दिखाई देगी। कहाँ कहाँ आप, एक हिमाचल प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है जहाँ पूर्ण बहुमत से सरकार बनी हुई है। उसके बाद राजस्थान है जहाँ गठबंधन से सरकार बनी हुई है, और झारखंड में है, वहां भी गठबंधन में सरकार है और कांग्रेस जूनियर पार्टनर, छोटा पार्टनर है। ये एक हमको भारत का नक्शा दिखाई देता है। तो जैसे कि इस नक्शे से आपको समझ में आ गया है कि बीजेपी का बोलबाला ज्यादा है या एनडीए का, और कांग्रेस का कम है, कम राज्यों में है, कम जगहों पर है। लेकिन आइए अब आपको बताते हैं कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनकी सरकार कहां कहां है, और वो जो है वो असली किंग मेकर की भूमिका अगर चाहें अपने अपने राज्य में अगर परफॉर्म कर जाएं। ये कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं हो रही। तो विपक्ष में कांग्रेस का हाल आपने देखा, अभी जरा क्षेत्रीय दल देखिए, पंजाब, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल। बिहार में हम आपको ये बता दें कांग्रेस पार्टी भी है, लेकिन एकदम ही मतलब जूनियर पार्टनर है। वहां पर जो दो बड़ी पार्टियां हैं, एक जेडीयू और उससे भी बड़ी पार्टी आरजेडी। पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल, यहाँ पर सब ये ऐसी पार्टियां हैं जो कि क्षेत्रीय दल यहाँ पर हैं प्रखर रूप से। अब कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर कहां कहां हो रही है, ये एक बड़ा जबरदस्त और रोचक मुकाबला होने वाला है। क्योंकि कांग्रेस अगर अपने आप को कहती है कि भाई हम ही मेन हैं और सब हमारे इर्द गिर्द आ जाए, तो मेन मुकाबला कहां हो रहा है ये आप नक्शे में देखिए। कर्नाटक में 28 जगह हो रहा है, ये हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, विधानसभा की नहीं। मध्य प्रदेश में 27 जगह, राजस्थान में 25 जगह, छत्तीसगढ़ में 11 जगह। ये रिसर्च किए करके निकाले हुए आंकड़े हैं, सुदीप श्रीवास्तव जी ने इसमें खासी मदद की है। हिमाचल प्रदेश 4 जगह, उत्तराखंड में 5 जगह।
यानी कि अगर आप इसका एक सम टोटल करें तो 100 ऐसी सीटें, रफ एस्टिमेट है, 100 ऐसी सीटों में 93 सीटों पर बीजेपी अभी आगे है। तो उस सीधे मुकाबले में बीजेपी हैंड्स डाउन जीत रही है। जो क्षेत्रीय दल है उनका यही कहना है कि आप जहां जहां सीधे मुकाबले में वहां आप हार जाते हैं, आप जीतते नहीं हैं, तो फिर आप अपने आप को मेन मत बोलिए। अब आइए आपको बताते हैं कि कहां कहां कांग्रेस पार्टी एक मजबूत गठबंधन में है, लेकिन वो मेन पार्टी नहीं। तमिलनाडु और पुदुचेरी में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, यहां पर ये जितने टोटल एमपीज की सीट है वो सब वो लिखी हुई है। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये टोटल पूल है कि इस राज्य से कितने सांसद लोकसभा के चुन के आते हैं। बिहार में 40, असम से 14, जम्मू कश्मीर में 6, उत्तर पूर्व के जो और राज्य हैं 6 और राज्य, वहां पे 10। तो यहां 172 सीटें जो हैं उसमें बीजेपी गठबंधन 83 सीट पर आगे, यानी कि बीजेपी की परफॉर्मेंस कांग्रेस के मुकाबले और कांग्रेस के गठबंधन के मुकाबले इन सब जगहों पर इस तरीके की है। अब आइए आपको बताते हैं कि जो 3 कॉर्नर फाइट है, तिकोनी लड़ाई, वहां पर कांग्रेस कहां कहां तीसरी खिलाड़ी है, थर्ड प्लेयर। यानी कि अगर वो गठबंधन मेन पार्टी से कर ले तब तो शायद कुछ बात बने भी। ओडिशा है, वहां पर 21 कुल सीटें हैं, तेलंगाना में 17, आंध्र प्रदेश में 25। तेलंगाना में लेकिन लड़ाई हो रखी है कांग्रेस और बीआरएस में, और वहां पर बीजेपी प्रबल रूप से आगे आ रही है। आंध्र प्रदेश में 25, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जाए ना जाए किसी को नहीं मालूम, दिल्ली में 7, आम आदमी पार्टी जाए ना जाए। आप समस्या देख रहे हैं। समस्या यह है कि इन सब जगहों पर कांग्रेस के साथ कोई जाना नहीं चाहता, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल हैं, सत्रप हैं, उनका यह कहना है कि हम कैसे दे दें भाई, हमने इतनी मेहनत से सींचा है अपने अपने राज्य को, यहां तो हम ही लड़ेंगे। तो यहां 112 में से बीजेपी 37 सीटों पर, यानी कि रीजनल प्लेयर्स ज्यादा मजबूती से अपना गढ़ बचाए हुए हैं कांग्रेस के मुकाबले, जहां कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई होती है। अब तिकोनी लड़ाई, जहां कांग्रेस दूसरे स्थान पर है, यानी कि आप चैलेंजर हैं, लेकिन 3 कॉर्नर कॉन्टेस्ट में कोई और एक तीसरा प्लेयर है। वो पंजाब है एक जगह है जहां पर 13 है, और गुजरात एक जगह है जहां पर 26 है। और इन करीब 40 सीटों में से बीजेपी 30 सीट पर आगे है। यानी कि अगर कांग्रेस यहां गठबंधन कर ले स्ट्रेटेजिकली तो हो सकता है कुछ चीजें बदल सके, लेकिन इसी समझौते में दिक्कत आती है कांग्रेस को, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल हैं वो कहते हैं कि भाई सब कुछ आप ही क्यों ले जाएं, आगे हम समझाएंगे। ये इसका एक बिहार का एक उदाहरण भी है। अब कांग्रेस कहां कहां तिकोनी लड़ाई में भी नहीं है, उसमें सबसे प्रबल उदाहरण है उत्तर प्रदेश। बीजेपी के पास 62 सीटें हैं। यहां पर पिछली लोकसभा में 1 सीट जीती थी कांग्रेस पार्टी, वो थी सोनिया गांधी की रायबरेली। अब आइए एक एक करके बात करते हैं राज्यों की, ताकि आपको समझ में आए कि हर राज्य में क्या हो रहा है और वहां विपक्षी एकता किस तरीके से रंग ला सकती है या नहीं ला सकती। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो 2017 में यहां पर एक गठबंधन हुआ, यूपी के लड़के राहुल गांधी और अखिलेश यादव में, गठबंधन नाकाम। 2017 में 300 पार चली गई बीजेपी। 2019 में फिर एक गठबंधन हुई, बड़ी उम्मीद जगी कि एक सोशल इंजीनियरिंग हो जाएगा। बसपा और सपा में धुर विरोधी साथ आए, गठबंधन नाकाम रहा, बीजेपी फिर आगे चली गई 62 सीट। 2022 में भी पिछले साल विधानसभा में सपा और छोटे दलों का फिर गठबंधन हुआ। यह माना गया कि अब छोटे दलों को साथ ले आकर के अखिलेश यादव कुछ रंग जमा देंगे, यह भी नाकाम रहा, बीजेपी आगे निकल गई। कांग्रेस विधानसभा में 2 सीटों पर सीमित हो चुकी है और कांग्रेस का वोट प्रतिशत अभी हाल ही में जो चुनाव खत्म हुए उसमें 2.3% हो गया है। तो यहां पर कांग्रेस कितनी कम भूमिका निभा सकती है वो आप इन आंकड़ों से अंदाजा लगा सकते हैं। अभी भी 300 प्लस दिन है, 350 दिन, हो सकता है कुछ बदल जाए, हम नहीं जानते। 2019 में लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी कांग्रेस की अकेली सांसद। आइए अब रुख करते हैं बिहार का। विपक्षी गठबंधन जो चुनौती है उसमें बिहार हमको क्या बताता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में कांग्रेस सबसे छोटी सहयोगी थी। कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी, 70, लेकिन सिर्फ 19 जीत पाई। 2015 में 27 सीटों पर जो कांग्रेस थी वो 19 सीट पर सिमट गई, लेकिन आपने लड़ाई लड़ी 70 पर, यानी कि आपका स्ट्राइक रेट जो है वो बहुत पुअर था। तो ऐसे में
क्या कांग्रेस उम्मीद कर सकती है, क्या वो उम्मीद कर सकते हैं कि उनको और सीटें मिल सकती हैं 2024 में जब वो नेगोशिएशन में बैठेंगे? पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, विपक्षी गठबंधन कैसे चुनौती है, क्योंकि 2021 विधानसभा चुनाव में लेफ्ट के साथ कांग्रेस का संयुक्त मोर्चा प्रयोग नाकाम हुआ। तृणमूल कांग्रेस 213 सीटों पर आई आगे, 292 की टोटल स्ट्रेंथ है, उसमें 213 पे टीएमसी आ गई। बीजेपी 38% वोट शेयर से दूसरे नंबर पर आ गई। लेफ्ट फ्रंट 5.5% वोट शेयर पे आ गया। कांग्रेस 2.9% वोट शेयर पर सिमट गया। सीटें एकदम गायब, गुल। तेलंगाना की बात कर लीजिए, 2018 विधानसभा चुनाव में बीआरएस के 47% वोट थे, कांग्रेस 28 पर थी, बीजेपी 7 पर थी। लेकिन एक साल में 2019 लोकसभा चुनाव में बीआरएस 41% पर आ गई, कांग्रेस थोड़ी सी बढ़ी 1% से 29, लेकिन बीजेपी 7 से 19.5 पर आ गई। और वो इस बार बहुत उम्मीद से हैं कि वो प्रिंसिपल ऑपोजिशन यहां पे बन जाएंगे, कहीं सरकार ना बना लें। इस तरीके की तैयारी बीजेपी अपना कर रही है। बीआरएस गैर बीजेपी गैर कांग्रेस गठबंधन की कोशिश में है, लेकिन जिस तरीके के यहां पर आंकड़े हैं, अगर ये कांग्रेस और बीआरएस साथ में आ जाते हैं तो क्या वो बीजेपी को तेलंगाना में आने से रोक सकते हैं? और क्या ये प्रैक्टिकल कदम बीआरएस और कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में उठाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। और आखिरी में महाराष्ट्र के बारे में बात करें, बीजेपी शिवसेना गठबंधन को 51% वोट मिले थे 2019 लोकसभा चुनाव में। उसके बाद तो शिवसेना ही टूट फूट गई, तो अब वो पूरी तरीके से बीजेपी के साथ लगभग लोग चले गए। कांग्रेस एनसीपी के गठबंधन के पास 32% वोट थे। शिवसेना में जो बड़ी टूट हुई है उससे विपक्ष को झटका मिला है। लेकिन शिवसेना में टूट क्या बीजेपी के लिए एक बार फिर से महाराष्ट्र में मौका है कि वो एक तरीके से अपने आप को रीगेन कर ले? ऐसे में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी अपने आप को कहां देखेगी और कितने मजबूती से प्रस्तुत करेगी अपने आप को? कांग्रेस वहां क्या भूमिका है? सुदीप श्रीवास्तव चुनाव विश्लेषक हैं, कार्तिकेय बत्रा राजनीतिक शोधार्थी, और अमिताभ तिवारी आप भी राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। एक एक करके मैं आपके व्यूज जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो सुदीप जी, आपके पास, आपने इस रिसर्च में हमारी खासी मदद की, तो मैं ये एक्नॉलेज करना चाहता हूं और मैं ये चीज शुरुआत में बोलना चाहता हूं। सबसे पहले आपका मत। देखिए, हमारे पास बोलते हैं ना, इतिहास से सीख लेनी चाहिए। 1977, 1989 और 2004 तीन ऐसे उदाहरण हमारे पास मौजूद हैं जब चर्चा में इनविंसिबल लग रही सरकारों को विपक्ष ने बाहर किया था सत्ता से। 77 में तो बाकायदा कहने के लिए वो जनता पार्टी थी, लेकिन वो बहुत सारी जगहों पर अलग अलग चुनाव चिन्हों पे भी लड़े थे। चरण सिंह जी का चुनाव चिन्ह अलग था, हेमवती नंदन बहुगुणा की डेमोक्रेटिक जो पार्टी थी जगजीवन राम की, उसका चुनाव चिन्ह कुछ और। तो ये मिलजुल के इन्होंने वहां पर स्ट्रेटेजिक लड़ाई लड़ी। 89 में फिर यही हुआ। 89 में अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी की भाजपा से जनता दल का जो उस समय बना था, वीपी सिंह ने बनाया था, डायरेक्ट गठबंधन नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत सारी सीटें एक दूसरे के लिए छोड़ दी थी और कुछ जगहों पर फ्रेंडली कंटेस्ट हुआ था। जहां पर उनको लगता था कि दोनों के पास कैंडिडेट मजबूत हैं, तो वहां ट्रायंगुलर हुआ। उस स्थिति में कांग्रेस 400 से घट के सीधा 191 पे आई थी। और 2004 का उदाहरण अगर आपके सामने है, जब पूरी चर्चा यह थी कि अटल बिहारी रिपीट होंगे, उस समय बहुत ही लो की चुनाव हुआ था विपक्ष की तरफ से। ये बिल्कुल हल्ला नहीं था कि हम टक्कर दे रहे हैं अटल बिहारी के मुकाबले कौन, और ये सारी बातें। और लो की चुनाव में अलग अलग प्रदेश में अलग अलग पोस्ट पोल अलायंस था, उसमें बहुत सारे दल लेफ्ट ये सब पोस्ट पोल में साथ है। मैं यही कह रहा हूं कि आज भी अगर विपक्ष को सरकार बनानी है तो उसको जो अपने मजबूत गढ़ हैं वो पहचान के वहां सीटें जीतनी होंगी। अगर कांग्रेस नेतृत्व करना चाहती है तो नेतृत्व तभी मिलेगा जब वो 100 लोकसभा सीटें जीत जाती है। अगर वो भी 50 सीटों के आसपास रहेगी और तृणमूल उसके बाद आप मुख्य विपक्षी दल होने का दावा नहीं कर सकते, भले ही आप सबसे सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी रहे। मैं पहला लक्ष्य यही होना चाहिए कि आप अपनी जीत सकने वाली सीटों को आइडेंटिफाई करके वहां पर जीतने की तैयारी करें। जी बिल्कुल। अमिताभ जी, आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें कोई राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ही
किसी भी ऑपोजिशन टॉक्स को लीड कर सकती है। 350 सीटों पे 2019 में कांग्रेस या उसके घटक दल नंबर 1 और या नंबर 2 रहे थे। तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि एक प्री पोल अलायंस कुछ लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ ऑलरेडी है कांग्रेस का, और अगर हम बात करें तो अलायंस पार्टनर्स कांग्रेस के बढ़े हैं, जेडीयू और शिवसेना का एक फैक्शन ऐड हुआ है। और पोस्ट पोल अलायंस, ये 5-6 जो राज्य हैं या दल हैं, जैसे टीआरएस, टीएमसी, बीजेडी, वाईएसआरसीपी, समाजवादी पार्टी और लेफ्ट पार्टीज, ये 5-6 दल, मुझे नहीं लगता है कि कभी भी कांग्रेस के साथ कोई प्री पोल अलायंस इनका फॉर्म हो सकता है नेशनल लेवल पे, ठीक है। और जहां तक हिस्ट्री की बात कर रहे हैं श्रीवास्तव जी, तो हिस्ट्री में कोई भी नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर या नॉन बीजेपी प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई जी को छोड़ करके 1 साल भी टिका नहीं है ऑफिस में, 1 साल भी टिका नहीं है। तो कांग्रेस को यहाँ पे अपनी साख बचाने की भी जरूरत है। आज कांग्रेस ये देख रही है कि कांग्रेस ने जो वोट शेयर लूज किया है, क्या वो सारा का सारा भाजपा ने छीना है कांग्रेस से? बहुत सारा वोट कांग्रेस का आज क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस पार्टी से लिया है, और जो कहीं ना कहीं आगे जाकर के कांग्रेस को ये वापस लेना पड़ेगा। तो एक लड़ाई वो भी अलग है, अपने वजूद की भी लड़ाई है। तो फिर ऐसे में ये साथ कैसे आएंगे अमिताभ जी? यही तो दिक्कत है, फिर विपक्षी एकता का क्या होगा? हमने गुजरात में देखा आम आदमी पार्टी, पंजाब में देखा, दिल्ली में देखा। जॉइंट ऑपोजिशन यूनिटी या 100% ऑपोजिशन यूनिटी, ये एक मिथ है, ये हो ही नहीं सकता है। एक 1977 में हो गया है, लेकिन ये दोबारा रिपीट होने वाली चीज नहीं है। जो लोग अपनी अपनी जगह मजबूत है वहां जीतेंगे, और कांग्रेस ये उम्मीद करती है कि समाजवादी पार्टी, टीएमसी, टीआरएस, ये सब क्योंकि अभी दिख रही हैं कि एंटी बीजेपी हैं, पोस्ट पोल अलायंस में कहीं ना कहीं बिल्कुल 77 में हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर वो धड़ाम से गिर भी गया 2-1 साल में जी। मैं कार्तिकेय बत्रा आपके पास आना चाहता हूं, आप किस तरीके से देखते हैं? आपके आंकड़े, आपकी रिसर्च क्या बताती है? मैं ये, हाँ, थैंक यू संकेत भाई। मैं ये कह रहा हूं कि विपक्ष के गठबंधन की अगुवाई करना और उसमें वर्चस्व बनाना अपना, ये 2 अलग बातें हैं। अगुवाई करने में कभी कभी कैप्टन को पीछे भी थोड़ा हटना पड़ता है ताकि वो अच्छे खिलाड़ियों को आगे खेलने दे। तो जब वो कांग्रेस कहती है कि हम लीड करेंगे, हम सेंटर पे होंगे, तो डोमिनेशन वर्सेस लीडरशिप में एक फर्क है। मुझे लगता है इसमें एक अहम पेच जो फंसेगा, जो आप वर्ड यूज कर रहे हैं पेच, वो 2023 के जो राज्य स्तर के चुनाव हैं, जहां पे कांग्रेस अपना जोर आजमाएगी भाजपा के खिलाफ 4-5 अहम राज्यों में। उसके जो नतीजे आते हैं उसके आधार पर काफी सारी चीजें सेट होंगी। कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी, ये 4 जो आपने अभी एकदम सही गिनवाए, तो इनके आधार पर बहुत सी बार्गेनिंग डिटरमिन होगी। और ये 2-धारी तलवार है संकेत भाई। कैसे 2-धारी तलवार है? अगर कांग्रेस अच्छा करती है तो वो जॉइंट विपक्ष के लिए अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस के जो अपने लीडर हैं वो फिर शायद बोले कि हम ज्यादा जगह क्यों दे और पार्टियों को। अगर कांग्रेस बुरा करती है तो विपक्ष के लिए परफॉर्मेंस वाइज गलत है, लेकिन तब शायद कांग्रेस की हम जो ह्यूमिलिटी है वो बढ़ जाए, ज्यादा स्पेस कंसीड करे। तो ये 2-धारी तलवार है। इस सब में एक बात और, राहुल गांधी जी ने बहुत पते की बात करी कि केवल जो एक गणित का कॉम्बिनेशन है उससे बात नहीं बनेगी, एक विजन देना है। तो देर भी हो रही है एक तरीके से देखा जाए तो। आप कह रहे हैं कि केवल अभी 400 दिन है, मैं कह रहा हूं केवल 400 दिन है संकेत भाई। अगर आप ये सरकार को देखें मोदी जी की, ये हमेशा तो चुनाव मोड में रहते हैं, तो जब केवल 400 दिन है और इतना होमवर्क करना अभी बाकी है, तो जितना जल्दी हो सके आपको अपनी अरिथमेटिक, अपनी विजन और अपनी फिजिक्स, अपने केमिस्ट्री पे काम करना चाहिए। तो बड़े सारे पेच हैं इसमें, लेकिन एट द एंड ऑफ इट मुझे लगता है अगर कांग्रेस को कप्तान बनना है इस टीम का, तो कांग्रेस को कई जगहों पर बैकसीट लेनी पड़ेगी और कई जगहों पर ओपनिंग बैटिंग भी करनी पड़ेगी। तो कांग्रेस को समझदारी से ये करना पड़ेगा कि क्या वह हर इनिंग में आके पहली बॉल पर काफी जगहों पे आउट होना चाहते हैं और कुछ में रन बनाना चाहते हैं, या कुछ में बहुत अच्छा रन बनाना चाहते हैं और बाकी में अपने बढ़िया खिलाड़ी को आगे खड़ा कर उससे रन बनवाना चाहते हैं। बढ़िया बात, एकदम बढ़िया बात। चलिए, अब ये जो चर्चा हमने की है ये शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन मानी जाए, क्योंकि अब जो चुनावी माहौल बनेगा इस पूरे साल और अगले साल, उसमें इसी टाइप की चर्चा ही होनी है। तो आज हम लोगों ने बेस तैयार कर दिया है, नींव रख दी है।
एक पूरे साल, 1-1.5 साल तक हम इसी पर चर्चा करें। सुदीप जी, बहुत जल्दी से, वक्त खत्म हो रहा है। हाँ, ये जो कार्तिकेय ने बात की है, मैं इसी को बढ़ा रहा हूं। हाँ। पिछली बार जब बंगाल में ममता बनर्जी घिरी हुई थी, उस समय अगर कांग्रेस ममता बनर्जी को ओपनिंग और खुद टेल एंड में बैटिंग करती तो आज उसके पास 30-40 विधायक होते और वो ये कह सकने में सक्षम होती कि ममता को हमारे कारण जीत मिली है। हाँ। तो ये स्ट्रेटजी के कहां पर हमको कितना शेयर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत, इसीलिए मैं बिहार का उदाहरण इसीलिए दे रहा था। 2020 में 70 लिए और डिलीवर किया 19। तो अगर ये ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा तो फिर बड़ी दिक्कत होगी। संकेत भाई, 15 में 27 आए थे 40 में से। स्ट्राइक रेट की आपने बात करी ना, तो वो 65% का स्ट्राइक रेट था और यहाँ 30% से कम स्ट्राइक रेट हो बिल्कुल, गया। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको ले चलेंगे उत्तर प्रदेश की एक खबर, और सवाल ये पूछेंगे कि अगर कोई कहे यूपी में काबा तो फिर नोटिस में काबा। नेहा राठौड़, आप जानते हैं, लोक गायिका हैं, वो गाना गाती हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। यूपी में काबा, बिहार में काबा, गुजरात में काबा, लोग सुनते भी हैं। तो उन्होंने कानपुर देहात के एक प्रकरण पर गाना गा दिया तो उस पर नोटिस चला है। हमने बात की उनसे, वो बातचीत सुनाएंगे आपको ब्रेक के बाद। तो जानी मानी लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ के गाने से क्या यूपी सरकार डर गई है? यह सवाल इसलिए क्योंकि अपनी मजेदार गायकी और तंज के लिए जानी जाने वाली नेहा राठौड़ को यूपी पुलिस ने नोटिस भेजा है, जिसका जवाब उनसे 3 दिन में मांगा गया है। यह नोटिस हाल ही में यूपी में काबा सीजन 2 के नाम से एक गीत पर आया। गीत में हाल ही में कानपुर देहात में बुलडोजर एक्शन में मां और बेटी की मौत पर तंज कसा गया। नोटिस में यह कहा गया है कि गीत से समाज में वैमनस्य और तनाव बढ़ रहा है। इस नोटिस को लेकर अखिलेश यादव और मनीष सिसोदिया ने यूपी सरकार पर ट्वीट के जरिए निशाना भी साधा है। मैं अब स्वागत करना चाहता हूं नेहा राठौड़ का। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एनडीटीवी से बात करने के लिए। मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे यह है कि ये जो नोटिस आपको मिला है, इस पर आप किस तरीके से जवाब देंगी? नहीं, देखिए, कोई भी प्रतिक्रिया नोटिस पे अगर आप मुझसे मांगेंगे तो मैं तो वकील से भी बात कर रही हूँ। उनसे बात करने के बाद ही मैं कोई भी प्रतिक्रिया दे पाऊंगी, क्योंकि बहुत समझ मुझे है नहीं कि क्या करना चाहिए। और ये सब चीज़ें पहली बार इस तरह से मेरे साथ हो रही हैं और इस लेवल पे हो रही हैं कि कानपुर देहात से पुलिस जो है दिल्ली तक आ गई है। तो अब मैं देखती हूँ, मैं मेरे वकील से बात करने के बाद ही कुछ भी साझा कर पाऊँगी। आपको नेहा जी क्या लगता है और आप क्या कहना चाहेंगी कि ये आपने जो संगीत लिखा गाया, ये उसकी वजह से एक प्रतिक्रिया है सरकार की तरफ से और इस वजह से ये नोटिस आपको दिया गया है? उसके साथ टिकी हुई हूँ, आगे भी टिकी रहूंगी। और मैं कोई भांग के नशे में थोड़ी ये गीत लिखी हूँ कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या लिख रही हूँ। और हो सकती है नहीं, इन्होंने साफ साफ नोटिस में लिखा हुआ है कि तुम्हारे गाने की वजह से जो है सामाजिक सौहार्द बिगड़ा हुआ है, तुम्हारे गाने की वजह से समाज में तनावपूर्ण माहौल क्रिएट हुआ है, सामाजिक वैमनस्यता फैल रही है, इस तरह की चीजें ये नोटिस में लिखा हुआ है। और 3 दिन के अंदर इसका जवाब नहीं देती हो तो तुम्हारे ऊपर उचित कार्रवाई करी जाएगी, है ना। तो ये चीजें तो इन्होंने पूरा एकदम लिख करके मुझे भेजा हुआ है। इससे पहले 2 दिन पहले अम्बेडकर नगर पहुंच गई थी इनकी पूरी पुलिस की फौज, ऐसे जैसे किसी क्रिमिनल को पकड़ने जा रहे हों। वहां से बात नहीं बनी तो इतनी सक्रियता दिखाई उत्तर प्रदेश पुलिस ने कि दिल्ली चले आए, रातों रात 8 बजे दिल्ली भी पहुंच आए एकदम पूरी अपनी टीम लेकर के। और ये इतने झूठे लोग हैं, झूठ बोले। मेरे हस्बैंड का नाम हिमांशु सिंह है, उनको कॉल किए और कॉल करके कहते हैं कि हिमांशु जी, मुझे आपसे कुछ गाइडेंस चाहिए, मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। कोई महिला पुलिस की कॉल आई पहले कि मुझे कुछ गाइडेंस चाहिए, आप तो यूपीएससी के बच्चों को कोचिंग कराते हैं, तो मुझे आपसे कुछ गाइडेंस चाहिए, इस तरह से सवाल किया। तो हिमांशु ने बोला कि मैं ऐसे कैसे विश्वास कर लूं कि आप कोई ऐसी लड़की बात कर रही हैं, कोई एस्पिरेंट बात कर रही हैं, किसने आपको नंबर दिया? तो गोल गोल घुमाते रहे कि नहीं, किसी ने नंबर नहीं दिया, कहीं से भी नंबर मिल गया, आप बताइए, आप यहाँ पे चले आइए, मुझे बस आपसे कुछ गाइडेंस चाहिए। तो हिमांशु को लग गया था कि ये क्या चीज़ें चल रही हैं, ऐसा तो कोई करता नहीं है। फिर 15 मिनट बाद कॉल करती हैं वो महिला पुलिस और कहती हैं कि कानपुर देहात से मैं, दरोगा जी और हमारी टीम आई हुई है, तुम्हें नोटिस देना है।
तो ये तो पहले ये झूठ बोल करके ये क्या था, है ना। मैं कोई क्रिमिनल हूँ जिसको पकड़ने के लिए इतना बड़ा सब जाल बिछा रहे हो आप लोग, इधर से पकड़ लेंगे उधर से पकड़ लेंगे, बॉर्डर नहीं क्रॉस करने देंगे, कर क्या रहे हो आप, है ना। इसके बाद फिर वो आए, मुझे नोटिस दिया और उसमें जो लिखा हुआ है कि 3 दिन के अंदर नहीं जवाब दोगी तो उचित कार्रवाई करी जाएगी, ये सारी चीज़ें। अब बस मेरी गलती ये है कि मैंने कानपुर देहात में जो घटना हुई है, माँ बेटी जिस तरह से पुलिस प्रशासन की असंवेदनशीलता के चलते, बर्बरता के चलते जो कांड हुआ है उस पर मैंने आवाज़ उठा दिया। दीक्षित परिवार की तरफ से मैंने पूछ दिया यूपी में काबा, तो बस यही मेरी गलती है, यही मेरा क्राइम है। तो नेहा जी, आप मानेंगे कि ये एक तरीके की असहिष्णुता है आपके गीत के खिलाफ, आपके शब्दों के खिलाफ, या आपने जिस तरीके से उसको बयान किया, या उस शब्द को बदला जा सकता था या दूसरे तरीके से कहा जा सकता था? इसको और क्या कह सकते हैं, और इसको डर भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं। अदरवाइज मैं इनके लिए क्या हूँ, ये लोग बहुत बड़े बहुत पावरफुल लोग हैं, इनके लिए मैं क्या हूँ। लेकिन अब इनको कहीं ना कहीं असहिष्णुता कह सकते हैं। ये है कि इनको लगता है कि नहीं नहीं, हर एक आवाज़ जो उठेगी सरकार के खिलाफ वो दबा दी जाएगी, वो डरा दी जाएगी, वो धमका दी जाएगी। अदरवाइज मैं एक छोटी सी लोक गायिका हूँ, मैं क्या हूँ इनके लिए। पर समझ रहे हैं आप, हर एक जगह इनकी नज़र है कि कोई भी एक आवाज़ जो हमारा वोट काट सकता है वो नहीं उठनी चाहिए। कोई भी एक आवाज़ जो हमारी आलोचना कर सकता है, हमारे सरकार की कमियां गिना सकता है, वो नहीं होना चाहिए। नेहा जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आपका ये कहना है और ये मानना है कि ये गीत की वजह से, और नोटिस में भी ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ये गीत जो है वो दिक्कत की वजह है और आप अपने नोटिस में इसको एक्सप्लेन करें, मैं आपसे जानना चाहता हूं तो फिर आप क्या ये गीत और ऐसे गीत लिखती और गाती रहेंगी आगे, या उसमें कुछ संशोधन करेंगी? ऑब्वियस सी बात है, मैं गाती रहूंगी। यूपी में काबा सीजन 1 जब आया था तब भी इन लोगों ने कितना मुझे ट्रोल किया था, आपने देखा होगा। इनके सांसद विधायक आ गए थे मुझे, जो खुद ही अश्लील टाइप के लोग हैं, अश्लील तरह के गीत गाते हैं, अश्लील टाइप की एक्टिंग करते हैं, ये लोग आ गए थे प्रॉपर यूपी में सब बात, कोई यूपी में भतार बा, इतने तो ये लोग जहालत पे उतर आए थे। उस टाइम मैं नहीं रुकी, तो मैं अब रुकने वाली हूँ, मैं कभी नहीं रुकने वाली हूँ। आगे भी मेरे गीत आएंगे और आते रहेंगे। नेहा जी, अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था, आपने ये बोला कि यूपी पुलिस, आपने आरोप लगाया कि यूपी पुलिस के कुछ लोगों ने आपके पति को फोन किया, कुछ और बताने की कोशिश की। तो क्या आप उन पर आरोप लगा रही हैं झूठ बोलने का, कि वो झूठ बोल करके फंसा करके नोटिस देना चाहते थे? हाँ, मतलब पहले तो झूठ बोला, मतलब आप पुलिस से हो, ये बात आपको बताने में इतना गोल गोल बात घुमाने की क्या जरूरत है। कहीं ना कहीं आपने अपनी जो है विश्वसनीयता खोया है। हम भी बड़ा डर गए कि भाई कौन है जो इस तरह से हमारी तहकीकात कर रहा है, कौन है जो इस तरह से मिलने के लिए बुला रहा है। और हम भी ऐसे तो नहीं कि फर्जी कहीं भी मुंह उठा करके चले जाएंगे कि कोई बुला दिया कि तुम यहाँ आ जाओ और मिलने चले जाएं, ऐसे तो हम जाएंगे नहीं। हमें भी पता है, बेसिक बुद्धि है हमारे पास, तो हम गए नहीं। पर इस तरह से आपने क्यों किया? आप मेरे साथ एकदम से क्रिमिनल टाइप बिहेव क्यों कर रहे हो? मैंने कौन सा क्राइम किया है? मेरा सवाल यूपी पुलिस से यही है कि मैंने ऐसा क्या किया है कि आप गोल गोल करके पूछ रहे हो? सीधे भी आ सकते थे ये कह करके कि मैं यूपी पुलिस से हूँ, हमें मिलना है, नोटिस देना है, चाहे जो भी चीजें। आपने ये पीछे कहानी क्यों गढ़ी? क्यों मुझे क्रिमिनल साबित करना चाहते हो आप? नेहा जी, जैसे कि आपने अभी भी बोला कि ये मकसद था डराना, मकसद था जो आलोचना हो रही है उस आवाज़ को दबाना, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ साफ साफ, क्या आप डर गई? बिल्कुल नहीं डरूंगी। मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ, मैं संविधान में विश्वास करने वाली लड़की हूँ, मेरे अपने अधिकार हैं, तो मैं क्यों डर जाऊंगी? इसका अपना कानूनी प्रोसेस होता है, मैं मेरे वकील से बात करूंगी, बहुत सारी चीजें। ऐसे थोड़ी कोई आकर के मुझे डरा देगा और मैं डर जाऊंगी। मैं बिल्कुल नहीं डर रही हूँ। हाँ, थोड़ी सी मैं जरूर घबरा गई थी कि क्या चीजें हो रही हैं, मैंने कौन सा क्राइम कर दिया। मेरे शादी को 8 महीने हुए हैं सर, मेरे घर पे पुलिस की पूरी फौज जा रही है। अब सोचिए यूपी बिहार के लोग जो है किस तरह से, यूपी बिहार का समाज किस तरह से देखता है कि एक लड़की की 8 महीने शादी किए हुआ है, उसके ससुराल में पूरे पुलिस जीप भर के जा रही है। मेरे ससुर जी बड़े परेशान हो गए कि बेटा क्या हुआ है,
मैंने कहा आप आराम से रहिए, कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद फिर ये कानपुर से सक्रियता है इनकी, देखिए इनकी सक्रियता की तो दाद देनी पड़ेगी। और किसी मामले में इतने सक्रिय हो ना हो, लेकिन इस मामले में हो गए हैं बड़े ज़्यादा सक्रिय। फिर वहाँ से आ गए, रातों रात 8 बजे यहाँ भी पहुँचा है। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है। नेहा जी, इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये जहाँ आपने छोड़ा है वहीं से मैं ये सवाल पूछ दूं, आपको लगता है कि यही सक्रियता अगर यूपी पुलिस ने कानपुर में दिखा दी होती तो ना तो दीक्षित परिवार में मौत हुई होती और ना ही आपको ये ज़रूरत महसूस होती कि कोई एक लोकगीत इस पर बनाया जाए या यूपी में काबा सीजन 2 बनाया जाए? एग्जैक्टली मुझे नहीं जरूरत पड़ती। और ये गीत जो है लोग कह रहे हैं वैमनस्यता का कारण है, नहीं, वैमनस्यता का परिणाम है, असंवेदनशीलता का परिणाम है ये मेरे गीत जो मैंने गाए हैं जी, उसका कारण नहीं है। आपने अगर ऐसा कुछ नहीं किया होता तो मुझे क्यों गीत लिखने की जरूरत पड़ती। अगर कानपुर में इस तरह का हृदय विदारक घटना नहीं हुआ रहता, इस तरह से सारी चीजें नहीं हुई रहती, तो मैं क्यों लिखती गाती भाई। और जब हुई है तो मैं रुकूंगी थोड़ी ही ना। आप मेरे मुंह पे च्युइंगम थोड़ी चिपका सकते हो कि नहीं हम तो कुछ भी करेंगे, किसी की आवाज चू नहीं करनी चाहिए, तो वो तो नहीं हो पाएगा। मैं एक लोक गायिका हूँ, मेरी अपनी जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी का मुझे एहसास है और उसका निर्वहन करना मैं बखूबी जानती हूँ। चलिए नेहा राठौड़, बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी से बात करने के लिए, आपका बहुत धन्यवाद।